बांग्लादेश के हालात को लेकर कुछ नेताओं ने विवादित बयान देकर जुबानी जंग शुरू कर दी। पेश है क्लिप। सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर के बाद अब बांसवाड़ा से बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने भी विवादित बयान दिया। राजकुमार रोत ने कहा कि जनता की भावना के अनुरूप काम करना चाहिए। अगर हम देश को जाति धर्म में बांटेंगे तो हमारे देश में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। बांग्लादेश की घटना से हमारी सरकार को भी सीखना चाहिए। हमने भी कहा है कि लोकतंत्र जनता की भावना के अनुरूप काम करो, क्योंकि देश हमारा सबका है। अगर हम जातियों में बांटने का काम करेंगे, धर्मों की लड़ाई लड़वाना चाहेंगे, तो आने वाले समय में बांग्लादेश के जैसे हालात हमारे देश में भी हो सकते हैं। मानव मानव से नफरत करना शुरू कर देगा। हम नहीं चाहते। मानव सबसे बड़ा धर्म है, प्रकृति सबसे बड़ा धर्म है। उस आधार पे कोई भी सरकार हो वो काम करे। बांग्लादेश की घटना से हमारी सरकारों को सीखना चाहिए। राजकुमार रोत ने कहा कि अगर हम जनता की भावना के अनुरूप नहीं चलेंगे तो देश में भी हालात बन सकते हैं। हमें धर्मों में नहीं बंटना। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। भारत में भी धर्म के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है। इसके साथ ही आदिवासी समुदाय के धर्म को लेकर राजकुमार रोत ने एक बार फिर दोहराया कि आदिवासी समुदाय ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है और ना ही ईसाई है। क्योंकि वहाँ पर धर्म को लेकर जहर, जो देश आज भारत के अंदर भी धर्म के नाम से जहर फैला रहे हैं, तो हम चाहते हैं ये देश हमारा है, इसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदायों के लोग रहे। सबको अपनी स्वतंत्रता है, अपना धर्म, अपनी जाति, अपने समुदाय को लेकर बात करने का। उसी आधार पर वर्तमान सरकार चले, ये हम चाहते हैं। किसी धर्म को, किसी समुदाय को डराने का, धमकाने का, उसकी भेदभाव, जहर फैलाने का काम नहीं करें। बांग्लादेश में जो भी हालात बने, लेकिन हमारे नेताओं को बयानबाजी में देश हित का ख्याल रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सब कुछ ठीक रहा तो राजस्थान में साल 2027 तक यानी अब से करीब 3 साल बाद बिजली संकट खत्म हो जाएगा। 2027 तक बिजली संकट से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। प्रदेश की बात करें, यह दावा किसने किया? यह दावा किया है राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। हीरालाल नागर की माने तो राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देकर प्रदेश के किसानों को साल 2027 तक बिजली देने के लिए तत्परता से काम कर रही है। राजस्थान के लोगों को जल्द बिजली संकट से राहत मिलने वाली है। बिजली संकट के दौर में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कुछ ऐसा ही दावा किया है। हीरालाल नागर का दावा है कि प्रदेश में अगले 3 साल में बिजली के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 1,70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। साल 2027 तक राजस्थान बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार ने केवल 7 महीने से कम समय में कुसुम सी योजना में 4,386 मेगावाट के प्रोजेक्टों को LOI जारी कर दिया है। अब उत्पादन कोई बढ़ाना है तो वो कोई कम समय में बढ़ाना संभव नहीं है। उसके लिए प्लांट नया लगाना पड़ेगा। नया प्लांट लगाए बिना हम अगर बिजली केवल खरीदते रहते हैं तो वो महंगी मिलेगी, और महंगी बिजली मिलेगी तो वो निश्चित रूप से महंगी बिजली का भार हमारे उपभोक्ताओं पर आता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि महंगी बिजली खरीद करके उपभोक्ताओं को दें। हम चाहते हैं कि बिजली की दाम सस्ती करें। इसी पर हमारा पूरा फोकस हो रहा है, और इसके लिए हम हर संभावना, चाहे वो सोलर से बिजली हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, अक्षय ऊर्जा के माध्यम से, जो भी हमारे, चाहे विंड की हो या फिर बैटरी स्टोरेज करके, पंप स्टोरेज करके, सारे उत्पादन हम कोल के भी प्लांट लगा रहे हैं हम। प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिए प्रदेश और केंद्र के साथ हुए कई MOU साइन हुए, जिसमें NTPC, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, सतलज जल विद्युत निगम और REC जैसे देश के प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रम शामिल हैं। प्रदेश ने 1,60,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर है। इससे आने वाले समय में 31,825 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और प्रसारण तंत्र भी मजबूत होगा। राजस्थान को केंद्र के अनावंटित कोटे से 265 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलना शुरू हो गई है। साथ ही केंद्र ने राजस्थान को 2,000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता विकसित करने में मदद का भरोसा भी दिया है। बहरहाल राजस्थान सरकार ने इन MOU के जरिए गैस प्लांट और अक्षय ऊर्जा की बंडलिंग कर सस्ती ऊर्जा प्राप्त करने का अनूठा उदाहरण पेश किया। सरकार के तय प्लान के तहत अगर काम समय पर पूरा होता है तो बिजली का संकट खत्म होने में मदद मिलेगी, साथ ही बिजली की दरों में भी कमी होगी।
जयपुर से न्यूज 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। राजस्थान में लगातार चांदीपुरा वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ने लगी। और इस बीच शाहपुरा जिले में वायरस से संक्रमित 2 साल की मासूम जीवन की जंग हार गई। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। चांदीपुरा वायरस ने ली एक और जान। अलर्ट मोड पर आया प्रशासन। 9 से 14 साल के बच्चों का रखें खास ध्यान। कलेजा चीर देने वाली ये चीख पुकार उस मासूम की मौत पर है, जिसकी हर हरकत परिजनों की आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान सजा देती थी। लेकिन मौत का वायरस दबे पांव आया और मासूम को जबड़े में दबाकर चलता बना। पीछे बची तो पीपी किट में लिपटी मासूम की नन्ही लाश और अपनों का रुदन। तस्वीरें शाहपुरा जिले के इटडिया कस्बे की हैं, जहां चांदीपुरा वायरस ने एक बच्ची की जान ली। पूरा परिवार टूट चुका है। बीते दिन बच्ची चांदीपुरा वायरस से ग्रसित पाई गई थी। गांव में शोक की लहर है। चिकित्सा विभाग वहां पे पहुंचा है, सीएमएचओ मौजूद है, जिला प्रशासन पहुंचा है। परिवारजन शोक सतत हैं, लगातार रो रहे हैं। 4 अगस्त को बच्ची को बुखार हुआ। 6 अगस्त को अहमदाबाद में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आंगन में खेलने वाली बालिका चांदीपुरा वायरस की चपेट में आ जाती है और आज उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार कराया गया था, निजी अस्पताल में भी उपचार कराया गया था। उसके बाद उसे अहमदाबाद ले जाया गया था, जहाँ पर चांदीपुरा वायरस की पुष्टि होती है। शुक्रवार को मेडिकल नियमों के तहत उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बीच प्रशासनिक अधिकारी और चिकित्सा विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर सर्वे किया। प्रदेश का तीसरा और शाहपुरा जिले का पहला मामला होने से राज्य सरकार भी सुपरविजन रख रही है। संक्रमण की उत्पत्ति को लेकर पक्के तौर पर कोई प्रमाण सामने नहीं आए हैं। अब उस वायरस को जान लें जो चिकित्सा विभाग की परेशानी का सबब बन चुका है। चांदीपुरा वायरस नाम सुनने में नया लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चांदीपुरा वायरस का पहला केस 1965 में महाराष्ट्र के एक गांव चांदीपुरा में सामने आया था, इसीलिए इसका नाम चांदीपुरा पड़ गया। गुजरात में लगभग हर साल इस वायरस के मामले दर्ज होते हैं। मच्छर और कीट से फैलने वाली बीमारी है और काफी घातक होती है। ये छोटे बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। इसके संक्रमण के कारण सिर में सूजन बढ़ने लगती है, जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में बदल जाती है। जांच और इलाज में थोड़ी सी देरी या लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। अब चांदीपुरा वायरस के लक्षण समझ लीजिए। तेज बुखार, बुखार के साथ उल्टी, रोशनी में समस्या, डायरिया, तेज सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, दौरे पड़ना। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारिश के समय में इस प्रकार की बीमारियों से बच के रहें। जहां कहीं भी कीचड़ हो, पानी भरा हुआ हो, उससे आप दूर रहें। और क्योंकि मेडिकल टीम ये कहती है कि ये गंदगी और गंदा पानी की वजह से ये चांदीपुरा वायरस उत्पन्न होता है, इसलिए अभी हम सबको स्वस्थ रहना है। अभी तक इस वायरस की कोई विशेष दवा नहीं है, इसीलिए सावधानी ही उपाय है। हाइजीन बनाए रखें और खान पान पर खास ध्यान दें। न्यूज 18 राजस्थान के लिए भीलवाड़ा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी के मामले में इंटेलिजेंस की टीम ने डीग के पहाड़ी थाने पहुंचकर, जहां पर यह लोकेशन थी धमकी देने वाली, उसके आधार पर आरोपी को डिटेन किया है। उसके एक अन्य साथी को भी हिरासत में लिया है। आरोपी का नाम राहुल मेव बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जिस आरोपी को इंटेलिजेंस की टीम तलाश रही थी, वो पहाड़ी थाने में तैनात पुलिसकर्मियों को शॉपिंग करा रहा था और इंटेलिजेंस की टीम से बचता रहा। यह आरोपी साइबर ठगी के मामले में भी वांछित था। जैसे ही पुलिस की दबिश का पता लगता तो आरोपी पहाड़ी थाने के पुलिसकर्मियों से जानकारी कर इधर उधर हो जाता था। हालांकि पहाड़ी थाने के थानाधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देने के मामले में अब लगातार आईबी की टीम कार्रवाई कर रही है। डीग जिले के पहाड़ी थाने के इलाके में दबिश दी गई, जहां 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री को धमकी दी थी और उस मामले में अब आईबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन दोनों आरोपियों को आईबी की टीम लगातार ढूंढ रही थी, इनके लिए दबिश दी जा रही थी, वो दोनों आरोपियों में से एक आरोपी पहाड़ी थाने के कुछ पुलिसकर्मियों को शॉपिंग करा रहा था और वो शॉपिंग इस एवज में कराई जा रही थी कि जब आईबी की टीम या अन्य कोई टीम दबिश देने के लिए आए तो उसका पता लग जाए आरोपी को और वो इधर उधर हो जाए। लेकिन अब इस पूरे मामले में आईबी की टीम ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे लगातार जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 पुलिसकर्मियों का जो नाम सामने आया है उसमें खुद डीग पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले की जानकारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। अलवर से बड़ी खबर आ रही है। नलदेश्वर नाले में फंसे 200 से ज्यादा श्रद्धालु। ये ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी खबर है। रस्सी डालकर फंसे हुए लोगों को निकाला गया, रेस्क्यू किया गया है। तो अलवर में नलदेश्वर नाले में 200 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए। बाकायदा रस्सी डालकर उनको निकाला गया है सुरक्षित बाहर। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। तस्वीरें आप देखिए एक्सक्लूसिव, किस तरह से रेस्क्यू करके इस नाले में पार कराया गया। रस्सी के सहारे घूमने के लिए सैलानी आए हुए थे। सरिस्का की पहाड़ी पर स्थित है नलदेश्वर मंदिर, दर्शन के लिए आए थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां नलदेश्वर मंदिर आते हैं। भारी बारिश से नाले में उफान आ गया। पहले हादसे में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रशासन और पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगे होने पर भी लोग पहाड़ी इलाकों में पहुंचते हैं। देखिए ये लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। तेज बहाव यहां पर पानी का, नाले का देखने को मिल रहा है। रस्सी के सहारे एक एक करके यहां से ये लोग निकल रहे हैं। प्रशासन, पुलिस की टीम मौजूद रहती है। खासतौर पर मानसून के वक्त में, बरसात के वक्त में मना करती है इन श्रद्धालुओं की कि फिलहाल अपनी जान जोखिम में ना डालें, लेकिन ये नहीं माने और करीब 200 की संख्या, क्योंकि बारिश हुई लगातार, बारिश के कारण नाले में यहां इसमें उफान आ गया, तेज बहाव यहां पर हो गया और फिर उस रेस्क्यू किस तरह से लोगों का किया गया। 200 की संख्या, अंदाजा लगाइए कैसे लोग जान जोखिम में डालकर इस तरह से यहां पर जाते हैं। राजेंद्र शर्मा का ये सीधा रुख करते हैं। राजेंद्र, जैसा खबर में हम बता भी रहे हैं कि पुलिस की टीम रहती है, मानसून बरसात के मौसम में मना करती है कि मत जाइए, लेकिन फिर भी ये तो बड़ा हादसा हो सकता था। 200 यात्री फंस गए थे, 200 श्रद्धालु फंस गए थे। जी हाँ, पिछले दिनों कई सारे मामले अलवर में इस तरीके के आए हैं, जहां सिलीसेड झील जो है वहां पर जो रील्स बनाने के लिए युवाओं ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके जिस तरीके से स्टंटबाजी की है, वो पूरे मामले थे। उसके बाद से पुलिस ने झरने और जो पानी के जो ठहराव थे उन जगह पर पुलिस की तैनाती की बात की गई थी। लेकिन नलदेश्वर महादेव मंदिर का एक ऐतिहासिक स्थल है, वहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और पर्यटन स्थल के रूप में भी वो विकसित हो जाता है। सावन का महीना चल रहा है, कुछ लोग नलदेश्वर महादेव मंदिर के लिए जाते हैं। लेकिन आज जिस तरीके बारिश का दौर था, लोगों को पता था कि एक गनीमत ये रही थी कि जो बारिश का फ्लो था वो थोड़ा कम था, अन्यथा इस नाले में या पूर्व में कई ऐसे हादसे हुए एक साथ कई लोगों की डेथ हुई है बहने की वजह से। इस वजह से यहाँ पर पुलिस की अस्थायी चौकी भी बारिश के समय में बनाई जाती है, लेकिन लोग पहाड़ी इलाके में इधर उधर से घुस करके और वहां चले जाते हैं और इसकी वजह से ये आज बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन गनीमत ये रही कि पुलिस की सूचना और लग गई थी, पुलिस की टीम पहुंची थी, रेस्क्यू इनको किया गया रस्सी के सहारे, और बारिश का जो फ्लो था वो कम था। अगर भारी बारिश होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे फिलहाल आपका राजेंद्र शर्मा, इस एक्सक्लूसिव खबर पर जानकारी देने के लिए, बात करने के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं। चूंकि प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और इस बीच मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश के 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया, मतलब जबरदस्त बारिश हो सकती है। और मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में इस बीच हादसे की खबरें भी सामने आ रही हैं। अजमेर की बात करें तो 3 मंजिला इमारत गिर गई। दूसरी तरफ दौसा में पानी की टंकी भर भराकर जमीन पर आ गई। मूसलाधार बारिश के बाद हादसों का दौर। दौसा में भरभरा कर गिरी पानी की टंकी। अजमेर में धड़ाम से गिरी 3 मंजिला इमारत।
भारी बारिश एक तरफ जहां उमस और गर्मी से राहत दे रही है, वहीं लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। कई जगहों से हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। अजमेर के कैसरगंज में एक 3 मंजिला इमारत भरभरा करके गिर गई। वहीं दौसा में लगातार बारिश के बाद पानी की टंकी गिर गई। बताया जा रहा है कि पानी की टंकी दौसा के किला सागर पर बनी हुई थी, जहां आबादी क्षेत्र नहीं है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं दौसा के महुआ में पिछले 36 घंटे में 263 mm बारिश दर्ज की गई है। इतनी बारिश के बाद महुआ पानी पानी हो गया है। ओएचएसआर वैसे 1975 की बनी हुई है, काफ़ी पुरानी ओएचएसआर थी और इसको मतलब अबंडेंट डिक्लेयर करने के लिए सर्वे करवा के रिपोर्ट भी ले ली थी इसकी तोड़वाने की कार्रवाई से पहले इसमें जो सप्लाई हो रही थी इस एरिया को, उसको डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ने का प्रक्रिया हमारी चल रही थी। इस दरमियान ये घटना घटी, तो इसकी जगह पे वैसे 29 लाख लीटर की ओएचएसआर सैंक्शन है, इसकी जगह पे ही बननी है। एक तरफ मकान गिर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारी बारिश के बाद घरों में दरारें भी आ रही हैं। ऐसी ही तस्वीर अलवर के कचुमर खेड़ली इलाके से आई, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं घरों में दरार भी पड़ गई है, जिसके बाद पीड़ित परिवारों द्वारा दूसरे के घरों में शरण लेने को लोग मजबूर हैं। धौलपुर के टांडा गांव में पार्वती नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक नदी किनारे अपने दोस्त के साथ पशु चरा रहा था। इसी दौरान नदी में नहाते वक्त दोनों डूबने लगे, जिसमें से एक को बचा लिया गया। कोटपुतली के अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश से बुरा हाल है, जगह जगह जल भराव। कोटपुतली में बारिश से बुरा हाल। दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम, कहीं सड़कें दरिया बन गई हैं तो कहीं जाम के हालात बन गए हैं। बारिश का असर जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ हाईवे और सर्विस रोड पर जलभराव तथा गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में यहाँ जाम की स्थिति बन रही है। उधर जयपुर में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब है। इस वक्त लगातार मूसलाधार बारिश जारी, हम दिखा सकते हैं। इस वक्त हम विधानसभा के पास में हैं। ये इलाका ऐसा है जहां सर्वाधिक जो है लोग यहां से निकलते हैं। हरियाली से भरा ये जो मौसम है वो अब इस बारिश की पूरी बयां अपने आप जो है कह रहा है। चूंकि लगातार बारिश के कारण हम देख सकते हैं कि सड़कों पर जल भराव की स्थिति है। कई जगह जो नाले चौक हो गए थे उसके कारण पानी नहीं निकल पा रहा है। झुंझुनू के अलग अलग इलाकों से भी परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। पिलानी तहसील में एक तरफ तेज बारिश के बाद पावर हाउस जलमग्न हो गया। गांवों की बिजली कटौती हो रही है। बिजली घर में पानी भरने के बाद हादसे का खौफ छाया है। वहीं दूसरी तरफ सुल्ताना कस्बे में भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। लोगों को बाहर आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश होने के कारण सुल्ताना में 1 से 1.5 घंटा बारिश हुई है, जिस कारण से पानी का जो जल स्तर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ पे भरा हुआ है, लेकिन पंचायत इससे कोई ध्यान नहीं दे रही है। बहरहाल 13 जिलों में बारिश का अलर्ट है और आने वाले 3-4 दिन में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने ये जाहिर किया है, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जिलों में बारिश के बाद परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं, वो प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और ये राजधानी जयपुर से एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। बड़ी खबर यह है कि 25 लाख रुपए की ठगी का आरोपी अरेस्ट कर लिया गया है। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने माजिद हुसैन को पकड़ा है। जगदंबा कॉलोनी मानसरोवर का रहने वाला है माजिद। धोखाधड़ी कर अकाउंट से, खाते से 25 लाख रुपए निकाल लिए थे। अब ये गिरफ्त में आ गया है, तो 25 लाख की ठगी का आरोपी अरेस्ट कर लिया गया है। बड़ी खबर जयपुर, राजधानी जयपुर से एयरपोर्ट थाना पुलिस ने यह कामयाबी हासिल करते हुए माजिद हुसैन को पकड़ा है। जगदंबा कॉलोनी मानसरोवर का रहने वाला बताया जा रहा है माजिद आरोपी। धोखाधड़ी करके खाते से यानी बैंक अकाउंट से 25 लाख की रकम निकलवा ली थी। गुलाबी नगरी जयपुर में लगातार हो रही झमाझम बारिश के बाद शहर हिल स्टेशन नजर आ रहा है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा जयपुर शहर अब हरी भरी वादियों से गुलजार हो गया है। यहां पहाड़ों से लगातार बह रहे झरने और कल कल छल छल बहता झरनों का पानी देसी विदेशी पर्यटकों और शहरवासियों को अपनी तरफ खूब आकर्षित कर रहा है। ये हैं जयपुर शहर की खूबसूरत वादियां जो बारिश के मौसम में गुलजार नजर आ रही हैं। इस खूबसूरत मौसम में न्यूज़ 18 की टीम अलग अलग पर्यटन स्थलों पर पहुंची।
सबसे पहले न्यूज 18 पहुंचा आमेर रोड पर, जहां एक तरफ जलमहल अच्छी बारिश के बाद लबालब नजर आया। यहां जलमहल की पाल पर देसी विदेशी सैलानी रिमझिम फुहारों के बीच सुहावने मौसम का लुत्फ उठाते दिखे। राजधानी जयपुर में हो रही लगातार 2 दिन की बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। यहाँ पर पहाड़ों के बीच झरने चलने लगे और वहीं पर छुट्टियों ने जयपुर शहर के वासियों का मजा दोगुना कर दिया है। हाँ, लग रहा है बहुत मस्त मौसम है। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश की फुहारों के बीच शुक्रवार को आमेर में भी मौसम सुहाना रहा। यहाँ भी देसी विदेशी सैलानी काफी खुश नजर आए। आमेर का दृश्य आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज बादलों की ओट के बीच आमेर का महल, जयगढ़ का किला और उसके तलहटी में ही मावठा क्या खूबसूरत यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसी यहाँ यहीं पर पर्यटक जो है आने जाने वाले वे फोटोग्राफी का मजा भी यहाँ पर ले रहे हैं। लगातार 2 दिन से जयपुर में बारिश बनी हुई है और उसके बाद जो पहाड़ियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आमेर की पहाड़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की जो बुर्ज हैं और वहीं पर पहाड़ी के पूरा जो ऊपर का जो क्षेत्र है, इलाका है, वो यहाँ पर बारिश की वजह से गजब का नजर आ रहा है। न्यूज 18 की टीम आमेर में ही सागर झील पर भी पहुंची। यहां भी पहाड़ियों के बीच बह रहे झरनों में आसपास के जिलों से जयपुर घूमने आए परिवार झरनों में नहाते दिखाई दिए। तो वहीं बच्चे भी काफी खुश नजर आए। जयपुर में हुई बारिश के बाद अब झरने चलने लगे हैं। लोग यहाँ पे दूर दूर से आप नहाने के लिए आ रहे हैं। कुछ जो कोटपुतली से आए लोगों से बात करते हैं। कितना आनंद आ रहा है जयपुर? जी बहुत मजा आ रहा है। हम कोटपुतली से आए हैं। आज छुट्टी का हमने पूरा लुत्फ उठाया है। आज बच्चों की भी छुट्टी थी, हम बच्चों को भी लेकर आए। हम जयपुर से। अच्छा मजा आया, आज छुट्टी का बहुत आनंद उठा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। आराध्य कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत आया हूँ मैं पहली बार। जयपुर से कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। किरोड़ी लाल मीणा पहली बार बोले हैं, कहा है कि मंत्री पद को ठोकर, यही बोला है उन्होंने। जी हां, मंत्री पद को ठोकर इसलिए मार दी, जहां मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं, उन लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा, इसलिए मंत्री पद को भी ठोकर मार दी। तो बड़ी खबर, बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफे को लेकर बोले हैं। क्या कुछ बोले हैं, सुनिए एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान। मैंने तो अब इस भजनलाल सरकार में मंत्री पद के ठोकर इसलिए मार दी, जहां मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं, उन लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा, इसलिए मंत्री पद को भी ठोकर मार दी। मैंने तो अब इस भजनलाल सरकार में मंत्री पद के ठोकर इसलिए मार दी, जहां मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं, उन लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा, इसलिए मंत्री पद को भी ठोकर मार दी। वैवाहिक विवादों का निपटारा अदालतों में होता है, लेकिन झुंझुनू में आदिवासी मीणा सेवा संस्थान ने विवाह विवाद में तारीखें दी, बयान दर्ज किए और फैसला भी सुना दिया, जिसके खिलाफ पीड़िता ने अब पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। न मेडिकल एग्जामिनेशन, न कोर्ट में एप्लीकेशन, खाप पंचायत जैसा दे दिया फरमान। सुर्खियों में आदिवासी मीणा सेवा संस्थान। गौर फरमाइए, ये कानून के राज पर सवाल उठा रहे हैं। आदिवासी परंपरा अनुसार इस विवाह परिवाद के स्थायी समाधान हेतु आदिवासी मीणा समाज और आदिवासी मीणा सेवा संस्थान की 5 सामाजिक बैठकों का आयोजन किया गया। बैठकों में सुनवाई, प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों, दर्ज बयानों, दोनों पक्षों की समझाइश के बाद
डॉक्टर दीपक मीणा अनीशा कावत से आदिवासी मीणा समाज की परंपरा अनुसार विवाह विच्छेद चाहता है। आदिवासी मीणा सेवा संस्थान के लेटर हेड पर लिखी ये इबारत कानून के राज पर सवाल उठाती है। इसके हर हर्फ में हनक है, जिसकी मार एक डॉक्टर दंपति की गृहस्थी पर पड़ रही है। आदिवासी मीणा सेवा संस्थान ने अदालत की बजाय डॉक्टर दंपति के विवाद को न सिर्फ सुना, बल्कि महिला डॉक्टर को घर बसाने में असमर्थ तक बता दिया। अब विवाद की जड़ समझिए। जानकारी के मुताबिक अलवर की डॉक्टर अनीशा कावत की शादी बीकानेर निवासी डॉक्टर दीपक मीणा के साथ 2019 में हुई थी। 2023 तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चला। मई 2023 में डॉक्टर अनीशा किसी शादी में गई, वापस आई तब ससुराल वाले घर में घुसने नहीं दे रहे थे। उसके 3 साल के बेटे से भी मिलने नहीं दे रहे। इस साल जनवरी में डॉक्टर अनीशा के ससुर डॉक्टर गुलजारी लाल मीणा ने डॉक्टर अनीशा और डॉक्टर दीपक मीणा के बीच विवाह संबंध विवाद की एप्लीकेशन आदिवासी मीणा सेवा संस्थान में दी, जिसने अनीशा कावत को घर बसाने में असमर्थ बता दिया। इस पत्र के मिलने के बाद डॉक्टर अनीशा कावत ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। अनीशा ने ये आरोप लगाया कि ये एक रजिस्टर्ड संस्था इन्होंने अपने मनमर्जी से कर रखी है, हमारी समाज की कोई संस्था नहीं है और इन्होंने अपनी मर्जी से दूसरे पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए, मेरे को नुकसान करने के लिए ये लिख करके दिया है, जिससे उसको काफी मानसिक प्रताड़ना। जिस संस्थान का कोई वैधानिक वजूद न हो, उसका तारीख देना, बयान दर्ज करना और फैसला सुनाना कानून के राज को सिरे से खारिज करना है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। केकड़ी जिले के सरवाड़ थाना क्षेत्र स्थित टाटोटी गांव में जमीन विवाद के चलते फायरिंग का एक मामला सामने आया और फायरिंग में एक युवक को गोली लगने से वो घायल हो गया। घायल हालत में पीड़ित को JLN अस्पताल लाया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मकान की नींव को लेकर विवाद हुआ, जिसमें फायरिंग हो गई। मामले की सूचना पर सरवाड़ थाना पुलिस पहुंची और जांच में जुटी है। पीड़ित के बयान दर्ज कर मामले में आगे की जांच की जाएगी। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में अव्यवस्थाओं ने मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आए दिन किसी न किसी वजह से अस्पताल में भर्ती मरीज या फिर OPD में आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। SMS अस्पताल की मेन बिल्डिंग में लिफ्ट खराब होने के कारण मरीजों को ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक रैंप से आना जाना पड़ रहा है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को CT स्कैन, MRI, एक्सरे समेत अन्य जांचों के लिए बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। इन दिनों अस्पताल में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कल इमरजेंसी समेत अन्य वार्डों में बिजली गुल हो गई थी, तो कुछ दिनों पहले ऑपरेशन थिएटर में फॉल्स सीलिंग गिर गई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये पेशेंट्स को आगे परेशानी नहीं हो, इसीलिए भाई ये लिफ्ट वगैरह प्रॉपर्ली करवाएं। कब से भर्ती है आपका पेशेंट? ये कल से भर्ती है। कितनी बार ऊपर नीचे हम लोग कम से कम 4-5 बार ऊपर नीचे आज कल में और आज इनको लेके हम कल शाम को आए हैं और अभी आए हैं, और बाकी पर्सनली ऐसे मतलब अटेंडेंस तो पता नहीं कितने ही चक्कर में। और जोधपुर से खबर बताते हैं आपको, जहां हाईकोर्ट में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रुख किया है, पहुंचे हैं वहां। जुडिशियल ऑफिसर्स के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति शामिल होने के लिए पहुंचे। रात 8 बजे तक हाई कोर्ट के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मौजूद रहेंगे। उम्मेद पैलेस भवन में रात्रि विश्राम करेंगे। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जोधपुर में पहुंचे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे हैं। जुडिशियल ऑफिसर्स के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं। रात 8 बजे तक हाईकोर्ट के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उम्मेद पैलेस भवन में रात्रि विश्राम भी करेंगे।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी शुक्रवार को दिल्ली दौरे पर रहे। देवनानी ने दिल्ली में संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। देवनानी ने तीसरी बार केंद्र सरकार बनने को प्रधानमंत्री मोदी पर किए गए भरोसे को ऐतिहासिक बताया है। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से शुक्रवार सुबह अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर तिरंगा रैली निकाली गई। यह तिरंगा रैली नंगली चौराहे से शुरू होकर शहीद स्मारक कमेटी गार्डन पहुंची, लेकिन शहीद स्मारक के गेट पर ताला लगा मिला। इस पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा आक्रोशित हो गए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को ताला खोलने के लिए फोन भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस पर कांग्रेसियों ने गेट पर लगे ताले को माला पहना दी और इस तरह से अपना विरोध जताया। योगेश मिश्रा ने कहा कि हमने आपको देशभक्त कहने वाली बीजेपी सरकार के राज में शहीद स्मारक पर ताले लगे हुए हैं। लड़ाई में उस पार्टी के किसी भी नेता ने अपनी अंगुली का नाखून तक नहीं कटवाया और कांग्रेस के नेताओं ने आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया और देश को आजाद कराया। झुंझुनू जिले में आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत आज पुलिस लाइन से लेकर शहीद स्मारक तक पुलिसकर्मियों ने तिरंगा रैली निकाली। रैली में पुलिस के सैकड़ों जवान शामिल हुए। शहीद स्मारक पहुंचने में जिला कलेक्टर के नेतृत्व में सभी पुलिसकर्मियों का स्वागत किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। हर घर तिरंगा अभियान आज से लॉन्च हो गया है। तो जैसे मैंने कल बताया था 15 तारीख तक हम लोग रोज रैलीज और इवेंट्स करवाएंगे। तो आज अपने डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा इवेंट, एक फर्स्ट बड़ा इवेंट हुआ है। पुलिस लाइन में सबसे पहले शपथ दिलवाई गई है और वहां पे फिर पुलिस लाइन से अभी हम शहीद स्मारक पर खड़े हैं। यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस कर्मियों के साथ हम लोग भी साथ रहे हैं। एक रैली आई है। ये हर घर तिरंगा अभियान में आज सुबह पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को तिरंगे की शपथ दिलवाई गई। उसके बाद वहां से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया जो यहाँ शहीद स्मारक तक आई। यहाँ कलेक्टर मैडम ने उनको रिसीव किया और आगे भी कार्यक्रम होते रहेंगे। आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां और मान्यताएं हैं और ऐसी एक मान्यता है माउंट आबू के पर्वत और अर्बुद नाग के बारे में। मान्यता है कि माउंट आबू के पहाड़ों को अर्बुद नाग ने अपने ऊपर उठा रखा है, इसलिए माउंट आबू को अर्बुद अरण्य या अर्बुदांचल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस नाग का फन नागाणी गांव और पूंछ वाला हिस्सा नागपुरा गांव में है। इन दोनों गांवों में अर्बुद नाग के प्राचीन मंदिर हैं। माउंट आबू के पहाड़ों के बीच अचपुरा से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन अर्बुद नाग नागिन मंदिर को लेकर भक्तों में काफी आस्था है। यहां लोग पहाड़ों की पगडंडी और नदी से होकर मंदिर पहुंचते हैं। इस मंदिर को जीर्णोद्धार करीब 12 साल पहले किया गया था, जहां अर्बुद नाग और नागिन के जोड़े की प्रतिमा स्थापित है। पास में एक पेड़ के पास पुराने मंदिर में भी नाग की प्रतिमा बनी हुई है। नाग पंचमी पर यहां काफी संख्या में भक्त आते हैं। कोटपुतली जिले के बांसुर में इंद्रदेव मेहरबान हुए और लगातार मेहरबान हुए। सुबह से ही बारिश होती रही। चारों तरफ पानी पानी नजर आता हुआ दिखाई दिया। बांसुर में लगातार तकरीबन 8 घंटे से बारिश हुई। बारिश से गांव रामपुर में कई दुकानों और घरों में पानी भर गया। वहीं रामपुर का प्राचीन बावड़ी में पानी की आवक लगातार जारी रही। इस बार खरीफ की फसल की बम्पर पैदावार होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। भीलवाड़ा शहर में सड़क धंस गई है। गांधी सागर तालाब के पास यह सड़क धंसी है। सड़क पर करीब 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। सूचना कोतवाली पुलिस को मिली तो वहां पहुंची है। ये देखिए 5 फीट गहरा और करीब इसको अगर हम देखें 6 फीट के चौड़ाई में यह गड्ढा हो गया है। बिल्कुल गोल आकार का यह गड्ढा हो गया है। घटना को देखते हुए लोगों को सड़क से दूर कर दिया गया है। कोई हादसा ना हो इसके लिए सड़क पर आवाजाही रोक दी गई है। पत्थर लगाकर वहां पर रास्ता रोका गया है। लेकिन लोग यहां देख रहे हैं कि आखिर ये कैसी सड़क बनाई गई जो इस बारिश को नहीं झेल पाई और 5 फीट गहरा हो गया। ये सड़क नीचे समा गई। ये तो अच्छा हुआ कि कोई उस वक्त वाहन वहां से गुजरने वाला इस गड्ढे में नहीं फंसा, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था, जनहानि हो सकती थी।
और इसी के साथ महारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 8 की फाइट।